हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती हूँ जो कि आप ही लोगों के रिक्वेस्ट से बनता है। लेकिन इस बार का टॉपिक जो है मेरी रिक्वेस्ट पे, यानी कि मेरे इंटेंशन से मैंने बनाया है, बिकॉज मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को शायद गलत बताई जा रही हैं। कुछ लोगों ने मुझे बहुत पहले रिक्वेस्ट भी करी थी कि मैडम सिजेरियन कैसे होता है इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो सिजेरियन कैसे होता है उसका वीडियो तो बन नहीं सकता क्योंकि पूरे स्टेप्स तो आपको दिखा नहीं सकते। अब इसके एनिमेटेड वीडियोज़ काफ़ी सारे हैं यूट्यूब पर जो कि आप देख सकते हैं, इसे मैंने नहीं बनाया। बट अभी लेटली एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज ये अगेंस्ट द एथिक्स है, किसी को नाम लेके मैं इस तरह से नहीं बोलूँगी। बट वो एक नॉन मेडिको है, एक डॉक्टर नहीं है, उन्होंने सिजेरियन के बारे में काफ़ी कुछ बोला है। 6-7 मिनट का वो वीडियो है जिसमें कि अगर सुने कोई तो कोई भी डर जाए कि बाप रे सिजेरियन ऐसा क्या हुआ है। और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, 8.5 लाख आप लोग हैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सबको पता है कि सिजेरियन बहुत ही माइनर ऑपरेशन है और बड़ा ही कॉमनली करे जाने वाला ऑपरेशन है। तो मैं आज जितने भी मिथ्स स्पेशली जो उस वीडियो में बताया गया है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी एज अ मेडिको, क्योंकि मैं 20-22 साल से प्रैक्टिस में हूँ, इतने सालों से इतने सिजेरियन कर रही हूँ, मेरे खुद के 2 सिजेरियन हुए हैं। तो मैं इन मिथ्स को निकालना चाहती हूँ जिससे कि जो भी माएँ हैं जो प्लान कर रही हैं सिजेरियन, या बाई चांस जिनका सिजेरियन किसी कारणवश हो जाता है, वो डरे ना कि ऐसा कोई खतरनाक ऑपरेशन नहीं है। राइट। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मुझसे कांटेक्ट करने के 3 तरीके। डॉकवाइज ऐप जो कि मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, मेरा पिन डालेंगे, फिर आप मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे और आपको 2 दिन मिलेगा मुझसे चैट करने के लिए और मेरे से कंसल्ट करने के लिए। दूसरा तरीका है, जब भी मैं लाइव जाती हूँ इस चैनल पे, और दूसरा चैनल डॉक्टर सोनल्स आंसर्स, उस पर आप जब लाइव सेशन चलता है मैं क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ, लेकिन उस समय जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर नहीं, जो आपके पुराने क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर। उस समय अगर आप सुपर चैट यूज करके कुछ पेमेंट करेंगे तो हाथों हाथ आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तीसरा तरीका जो कि बेस्ट तरीका है, मेरे हॉस्पिटल आइए, दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, इवन अमेरिका से, इंग्लैंड से, चाइना से पेशेंट्स आ रहे हैं। सो दैट्स वेरी नाइस। आपको अगर ट्रस्ट है तो आइए, दैट इज द बेस्ट वे टू कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास आएंगे रिपोर्ट्स लेके, तब आपको बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था, वुमनिया का नाम का एक ऐप आया है जो कि आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने पीछे डिस्क्रिप्शन में डाला है। और ये जो आप देख रहे हैं इमेजेस, ये एप्लीकेशन है जो कि पूरा हिंदी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें, एक्सपर्ट्स का पैनल है जो आप अगर अपना क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो 10 मिनट के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। साथ ही आप इसमें रजिस्टर करेंगे तो आपके पास डेली और वीकली अपडेट्स आते रहेंगे। तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड करिए और आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं आज के खतरनाक टॉपिक, यानी कि सिजेरियन सेक्शन कितना खतरनाक ऑपरेशन है। वेल, सबसे पहला, इट इज नॉट अ मेजर सर्जरी। प्लीज, इट इज नॉट अ मेजर सर्जरी। व्हाई? क्योंकि सिजेरियन मुश्किल से आधे घंटे का ऑपरेशन है। जितने भी एक्सपीरियंस सर्जन्स हैं, मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ जो सीख रहे हैं, जितने भी एक्सपीरियंस सर्जन, हम लोग जब पीजी करते हैं, जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो हमको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से सिजेरियन मिल जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट सपोज टू बी अ वेरी मेजर ऑपरेशन। सिखाया जाता है, आधे घंटे में स्किन टू स्किन हम लोग करके निकल जाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ आधा, मैक्सिमम 45 मिनट्स लगते हैं, अनलेस कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए अंदर, जो कि किसी भी सर्जरी में हो सकती है। राइट। सो आधे घंटे से 45 मिनट्स की सर्जरी है। इसमें बताया गया है उस वीडियो में कि आपकी तीनों लेयर काट के स्किन की तब अंदर जाते हैं। तो बाबा, ये एक बॉक्स है, भगवान ने आपका जो ये ऊपर की कवर बनाई है, जो स्किन बनाई, उसको 3 लेयर्स में बनाया है। अब मैं लेयर्स नहीं बताऊंगी, वी आर नॉट स्टडिंग बायोलॉजी हियर, बट इसको मजबूत बनाया है जिससे कि आपके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंटेस्टाइन है, लिवर है, किडनी है, हार्ट, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड, यूट्रस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी 3 लेयर्स होती हैं। तो भाई, हम जब अंदर जाएंगे तो तीनों लेयर ही काटेंगे। अब आप बक्से के अंदर घुसोगे तो बक्से का पूरे ढक्कन खोलोगे ना, सिर्फ एक लेयर तो ना काटोगे। कोई आप स्किन में सर्जरी तो ना करो, आप पेट के अंदर जा रहे हो, तो इससे तीनों लेयर्स खोलते हैं। तो ये थोड़ी ना कि आपकी तीनों लेयर काटी जाती हैं इसलिए बहुत ही खतरनाक और मेजर ऑपरेशन है। नहीं, ये मेजर ऑपरेशन नहीं है। मेजर ऑपरेशन वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। किसी भी सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी में आधे लीटर से 1 लीटर तक ब्लड जाता है। हम हर पेशेंट को यही बोलते हैं कि भाई आपका हीमोग्लोबिन 1 लेवल कम हो जाएगा, 10 से 9 चला जाएगा, 11 से 10 चला जाएगा। और ये जनरली मान के चलिए सिजेरियन में हल्का सा ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली लेयर्स ज़्यादा कटती हैं, यूट्रस कटता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद इतना नहीं होता, बट नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी होता है, ऐसा नहीं है। कई बार नॉर्मल डिलीवरी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है क्योंकि वो ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ से ब्लीडिंग आ रही है। सिजेरियन में आपको सामने दिखता है। तो इट इज नॉट अ मेजर ऑपरेशन। ओके। सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने उठाया है, यू आर हेविली ड्रग्ड। माई गॉड, नो, यू आर नॉट हेविली ड्रग्ड।
शायद रीजनल एनेस्थीसिया के बारे में आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों का सिजेरियन अभी हुआ है। बहुत ही पुराने बाबा आदम के ज़माने जब स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं था तो पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता था। पूरा बेहोश यानी कि जीए देकर उसका रेस्पिरेशन मशीन पे लेके उसको मशीन से कनेक्ट करके फिर जीए देके उसको पूरा नॉक ऑफ करके फिर वो ड्रग्स जो है बच्चे में ट्रांसमिट होने का डर रहता था। बट स्किन काटने के बाद बच्चे को निकालने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। अनलेस कि छोटा मोटा कोई एडिशन हो, आपके पहले 2-3 सर्जरीज हुई हो, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, तो भी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। किसी भी सर्जरी में, सिजेरियन में स्किन काटने के बाद बच्चे को बाहर निकालने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में कितनी ड्रग आपके बच्चे में चली जाएगी। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़े, आपको बेहोश करना पड़े, जो कि नहीं करते हैं क्योंकि आजकल स्पाइनल इतनी आसानी से लगाया जाता है कि इवन दो अगर बच्चे की हार्ट बीट थोड़ी गिर भी रही है या हल्का सा इमरजेंसी है भी, तो भी स्पाइनल एनेस्थीसिया फटाफट दिया जाता है। हमारे एनेस्थेटिस्ट इतने एक्सपीरियंस्ड है, इतने स्पाइनल वो लगा चुके होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्पाइनल नहीं दे के आपको पूरा बेहोश किया जाए। अनलेस कि हाँ आपकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, आपका बीपी बहुत लो हो गया है और ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, देयर इज सम क्रिटिकल कंडीशन जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आपको पूरा बेहोश करना सही रहेगा, क्योंकि आपको शायद आगे भी बेहोश रखना पड़ेगा या किसी मशीन पे वेंटिलेटर वॉटएवर, मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी जीए दिया जाता है। उसमें भी अगर 5 मिनट में बच्चा बाहर आ रहा है तो वो ड्रग्स बच्चे के अंदर इतना नहीं जाती है। कोई बच्चा ड्राउजी पैदा नहीं होता है, मैंने तो रेयरली ऐसा देखा है। अनलेस कि बच्चा अंदर ही बहुत सीरियस हो गया हो, मिकोनियम आ गया हो, बच्चे ने अंदर लैट्रिन कर दी हो जिस वजह से सिजेरियन हो रहा है, ऐसे बच्चे निकलने के बाद रोते नहीं है। अदरवाइज इट इज़ नॉट अ मेजर ऑपरेशन जिसमें आपको हैविली ड्रग किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। स्पाइनल लगता है, आप 2 घंटे बाद पैर वैर हाथ हल्का सा हिलाने लग जाते हो, पैर स्पेशली जो, क्योंकि लोअर एब्डोमेन जो होता है नाभि के नीचे का हिस्सा आपका सुन किया जाता है, आपको 2 घंटे के अंदर सेंसेशन आने शुरू हो जाते हैं। रात तक आप उठ के बैठ भी सकते हो, पैर वैर पूरे हिला सकते हो, आपका पेन एकदम से आता है। ऑब्वियस रीबाउंड इफेक्ट होता है। पेन कहा जा रहा है वीडियो में कि आपका पेन इतना ज़्यादा होता है, अरे नहीं बाबा, आपको सुई भी चुभती है तो थोड़ी देर के बाद या उस दिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा दुखता है ना, वो वाला हिस्सा जो है थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है। वैसे ही होता है कि भाई आपका ये वाला हिस्सा सुन हो गया स्पाइनल की वजह से, तो जब स्पाइनल का असर आए तो रीबाउंड पेन होता है। जो नॉर्मल पेन है उससे थोड़ा ज़्यादा पेन होता है, उसके बाद थोड़ी देर में वो धीरे धीरे ड्रग्स के असर में कम हो जाता है। पहली रात थोड़ी मुश्किल से कटती है, दूसरे दिन पेशेंट उठ के बैठ जाती है, पानी वानी चाय वाय खाना वाना सब चालू हो जाता है। मैं तो अपने पेशेंट को 4 घंटे बाद पानी देती हूँ, सिजेरियन के 4 घंटे बाद पानी, सूप, यहाँ तक कि अगर भूख लग रही तो ब्रेड भी खा सकते हैं। दूसरे दिन कैथेटर निकाल देते हैं, पेशेंट चलने लग जाते हैं। तीसरे दिन तो छुट्टी के लायक हो जाती है, पेट साफ हो जाता है, पॉटी हो जाती है। तो ये कहीं से भी कोई ऐसा मेजर ऑपरेशन नहीं है कि आप हैविली ड्रग दें, आपका बच्चा ड्राउजी पैदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। You will never feel नॉर्मल अगेन आफ्टर द सर्जरी, प्लीज़ यार कम ऑन। नहीं, मेरे 2 या 3 लेप्रोटमीज हुई है, 2 सिजरियन हुए, 1 लेप्रोटमी हुई है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं फिट नहीं हूँ या मेरा वेट बहुत बढ़ गया या मैं कभी अपनी वापस नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितने भी लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं जिनका सिजरियन हुआ है, क्या ऐसा हुआ है? मैंने वीडियो के नीचे काफ़ी कमेंट्स देखे जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादातर 99% लोग यही कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। तीसरे दिन मेरी जो सेकंड डिलीवरी थी वो यूके में हुई थी, सेकंड सिजेरियन था। तीसरे दिन बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज इन स्कॉटलैंड और उस समय मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, डोमेस्टिक हेल्प नहीं थी, बस मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे छोटा सा 4 साल का बच्चा। तो मैं छोटी सी 3 दिन की बेबी को अपने वो स्लिंग नहीं होता है, स्लिंग मिलता है बाहर की कंट्रीज में, उसको बांध के आई वाज इन द किचन। कुछ नहीं हुआ, कैथेटर निकल चुका था 2 दिन पहले, मुझे डिस्चार्ज कर दिया था, मेरे स्टिचेस भी नहीं कटे थे, तो इट्स ओके, कुछ भी नहीं होता। इट इज़ जस्ट योर मेंटालिटी, हाउ यू टेक इट। और मैं फुल फिट हूँ। कितने लोग आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करते हो, यू नो द फिटनेस लेवल आई हैव। 2 महीने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरा वीडियो आया था कि डिलीवरी के बाद खुद का ध्यान कैसे दें, मैंने बताया सिजन के बाद 2 महीने बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। जिम करिए, आप योगा करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, अरे बाबा एनीथिंग। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीने या फिर 1 महीने के अंदर ही आपका पेट काफ़ी अंदर चला जाएगा, बिकॉज यूट्रस नीचे चला जाएगा, वापस से पेल्विक ऑर्गन बन जाएगा। पेट जो लूज़ हो जाता है वो तो वैसे भी लूज़ होता है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी लूज़ होता है। ये तो मैंने बताया आपको उस वीडियो में कि 2 महीने तक पेट ऐसा दिखेगा जैसे 6 महीने का बच्चा है पेट में। दैट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट। आप कैसे एक्सरसाइज करके अपनी टोनिंग करते हो, क्या खाते हो, दैट इट ऑल डिपेंड्स आपने प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन किया है। सो इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि सीजन के बाद वापस आपकी लाइफ वापस नहीं आ पाएगी। 70% ऑफ द लेडीज़ में इतना पेन होता है या फिर उनका वो हिस्सा बिल्कुल सुन हो जाता है, कभी नॉर्मल नहीं हो पाता। नो, नॉट एट ऑल, इट इज़ एब्सोल्युटली क्रैप। नेक्स्ट पॉइंट कि ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आती है।
ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत नहीं आती, ये बात मैं मानती हूँ कि भाई पेन है थोड़ा सा, पेशेंट को उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसे तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बहुत पेन होता है। नॉर्मल डिलीवरी जिन लोगों की नॉर्मल और सिजेरियन दोनों हुए हैं, आप देखो मैं तो 20-22 साल से करा रही हूँ नॉर्मल डिलीवरीज, पेशेंट को पेन नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो थक जाती है पुश कर करके, दूसरी चीज़ जो नीचे की स्टिचेस होती है, एपिजियोटमी होती है, विजाइनल स्टिचेस आर मोर पेनफुल देन द एब्डोमिनल स्टिचेस, क्योंकि विजाना की जो स्टिच होते हैं बिल्कुल आपकी यूरिन और पॉटी के रास्ते के पास होते हैं, उस समय वो एरिया भी नम हो जाता है, क्योंकि हम लोकल लगाते हैं। 1 दिन 2 दिन जब पेशेंट जब डिस्चार्ज आती है इतना पेन नहीं होता, लेकिन जब वो वापस आती है चेकअप के लिए 5-6 दिन बाद, तो उसका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। कारण वो उठ के चल रही है, बैठ रही है, उसको कुर्सी पे बैठने में दिक्कत होती है, टेढ़ी बैठती है, स्टिचेस सूखने शुरू होते हैं, हील होने शुरू होते हैं, तो खिंचाव होता है स्किन में, टूटने का डर होता है। पेट के स्टिचेस नहीं टूटते क्योंकि धागा बहुत मजबूत होता है, प्लस स्किन बहुत टाइट होती है, बहुत मजबूत होती है। नीचे के स्टिचेस जो स्किन होती है वो अगर आपने पालगोटी मार ली, पालथी मार ली, चौकड़ी मार के बैठ गए, मैं मना करती हूँ अपने पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी में कि 1 महीने चौकड़ी नहीं मारनी है, क्योंकि नीचे की स्किन कट जाती है। तो देखा जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स वेजाइनल डिलीवरी में ज़्यादा है। मैं मानती हूँ कि सिजेरियन रेट कम होना चाहिए, मैं ये भी मानती हूँ कि सिजेरियन एक नेचुरल तरीका नहीं है बर्थ का। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सिजेरियन ज़्यादा ना हो, हम लोग हर जगह कोशिश कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोशिश कर रहे हैं कि 10 to 15% से ज़्यादा सिजेरियन का रेट ना हो। नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए नर्सिस को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, बाहर की कंट्रीज़ में मिडवाइफ्स को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, ऑडिट्स होते हैं जिससे कि सिजेरियन क्यों हुआ, कैसे हुआ, पेशेंट को पूरा इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है, पेशेंट से साइन लेते हैं। कितनी बार पेशेंट्स ही ऑप्ट करते हैं कि सिजेरियन कर दो। मैंने माना कि आप लोग पेन की वजह से ऑप्ट करते हो या फिर टेंशन की वजह से ऑप्ट करते हो। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर्स ज़बरदस्ती करते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं नहीं मानती कि डॉक्टर्स ज़बरदस्ती करते हैं। देखिए डॉक्टर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। एक तो पहली बात, आजकल फैमिलीज छोटी होती हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। सबको डॉक्टर से ये उम्मीद होती है कि पूरा हेल्दी बच्चा हमको दे, आगे कुछ ना हो, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर भी एक इंसान है। दूसरी चीज़, आजकल एज बढ़ती जा रही है डिलीवरी की, बिकॉज लेट मैरिजेस, प्रोफेशनल ज़्यादा हो गई हैं लेडीज़, तो ऑब्वियसली एज ज़्यादा हो गई तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाती है, रिस्क ज़्यादा हो जाता है, आपका विजाना इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, इतनी इलास्टिसिटी नहीं रहती कि आप नॉर्मल डिलीवरी करा पाओ। दूसरी चीज़, बच्चे का वेट आपकी डाइट की वजह से ज़्यादा होता है, आपका खुद का वेट, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, नंबर ऑफ डिजीजेज हैव इंक्रीज्ड, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है। वो पहली वाली बात नहीं रही कि आप इतना काम कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, पता ही नहीं चला कब डिलीवरी हो गई। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, डर बहुत बढ़ गया है। आज माएँ आती है अपनी बच्चियों को लेकर डिलीवरी कराने, तो जिसकी डिलीवरी हो रही है उससे ज़्यादा तो उसकी माँ रो रही होती है। उनको मैं समझाती हूँ आपको भी तो बच्चे हुए हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट खत्म है, तो सपोर्ट नहीं है, तो खुद ही इतना डर जाते हैं कि अल्टीमेटली अगर उनको बोलो भी कि रात भर सो जाओ आराम से, सुबह हो जाएगा, तो रात में रिक्वेस्ट करते थे मैडम सिजेरियन कर दो, हमको तो डर लग रहा है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू सी कि क्या सिचुएशन है। कई बार सही में बच्चा बहुत सीरियस हो जाता है, बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी, डॉक्टर को लग रहा है कि भाई इस बच्चे को रिस्क है, ब्रीच बच्चा, उल्टा बच्चा, मेरा वीडियो आया था बच्चा उल्टा कैसे हो जाता है पेट में, उसमें मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। उसमें भी कुछ लोगों ने लिखा है मैडम आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आप जानबूझ कैसे बोल रहे हो, ये डॉक्टर बिल्कुल गलत बोल रही है, हमारा तो हो गया नॉर्मल डिलीवरी ब्रीच में। अरे बाबा, कोई, मैं कह रही हूँ कोई 1000-10,000 में कोई एक केस ऐसा होता होगा ब्रीच जो कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, वो भी पहले या दूसरे बच्चे में। तीसरा चौथा तब तक चलो पेल्विस आपकी काफ़ी ग्रूमी हो जाती है, आपकी स्पेस बढ़ जाती है। कभी कभी होता है ऐसा कि एकदम ऐसी स्टेज पे बच्चा उल्टा लेकर आती है, माँ के बिल्कुल नीचे आ चुका होता है, तो हम करा देते हैं नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन जब डॉक्टर को पता है कि इसमें रिस्क है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी बीच में नहीं कराते। तो यू हैव टू सी द सिचुएशन, यू हैव टू सी कि किसकी कहाँ डिमांड ज़्यादा है, बच्चे की वजह से या माँ की वजह से, या क्या कारण है कि सिजेरियन हो रहा है। यू कैन नॉट जस्ट ब्लेम कि डॉक्टर्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, कुछ भी नहीं होता। ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर मैं बात कर रही थी, ब्रेस्ट फीडिंग भी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, आपकी रिकवरी भी नॉर्मल रहती है। पेन की वजह से यस, थोड़ा सा उठने बैठने में मैं इस बात पे कर रही थी, बात बता रही थी आपको कि बिस्तर पे थोड़ा सा टर्न करने में दिक्कत होती है, बट सेकंड डे अगर आप मरीज़ को उठा के बिठा दो, थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ती है, घर वाले भी थोड़ा सपोर्ट करें तो आराम से आप बच्चों को लेके फीड करा सकते हो। ऐसे तो नॉर्मल डिलीवरी में भी बैठने में दिक्कत होती है ना, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपका लेट डाउन नहीं होगा, आपका ब्रेन नहीं बोलेगा कि भाई मिल्क लेट डाउन करो। एवरी पेशेंट टेक्स 2 days। हर माँ को डिलीवरी के बाद 2 दिन लगते हैं, स्पेशली जिनका पहला बच्चा है, लेट डाउन होने में। 2 दिन तक मैं हर माँ को बोलती हूँ कि आप बच्चे को ब्रेस्ट के पास रखो, जिससे ब्रेस्ट के साथ जब बच्चा जुड़ेगा, सकलिंग करेगा, तो इमोशंस आएंगे। वो इमोशनल सिग्नल होता है ब्रेन को कि आप ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका बढ़ता है और मिल्क लेट डाउन शुरू होता है। तो शुरू के 2 दिन वो पतला पतला येलो कलर का जो फ्लूइड आता है, दैट इज कोलोस्ट्रम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में कोई फ़र्क है। जैसे ही बच्चा बाहर आया, प्लेसेंटा बाहर आया, आपकी बॉडी को स्टिमुलस मिल जाता है,
यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, प्लेसेंटा बाहर आते ही वो सारे जो सिम्टम्स आने हैं डिलीवरी के बाद वो आने शुरू हो जाते हैं। एकदम से आपका प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, आपका प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है, ऑक्सीटोसिन हाई हो जाता है, एवरीथिंग इज इन द नॉर्मल वे। इट इज जस्ट कि हाँ ठीक है आपके पेट पे स्टिचेस लगे हैं तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है, थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा आती है, दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए यूट्यूब पे। मैं मानती हूँ सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन देने वाली जो हैं उनके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है, कोई डिलीवरी आपका नाइटमेयर बन जाती है। मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं कि मैडम पहली डिलीवरी सोच के भी डर लगता है। अब आजकल एपिड्यूरल भी आ गया है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज़ वेरी नाइस। अगर आप मेरे 2 वीडियोज़ देखेंगे, एक था आर्टिफिशियल पेन्स इन लेबर जो कि 1-1.5 साल पहले आया था जिसमें मैंने पूरा एपिड्यूरल का प्रोसेस बताया है। दूसरा था जिसमें मैं उपासना परिहार के साथ बैठ के, जो कि एक टीचर है 30 इयर्स की एज की हैं, उससे अबव हैं, उन्होंने मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे कि मैरिड लेडीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी मैंने एपिड्यूरल डिस्कस किया है। सो बेसिकली पेन रिलीफ के लिए एपिड्यूरल इज़ वेरी गुड, जो कि ज़्यादातर सारे डॉक्टर्स आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें भी मिथ्स हैं, हमारी इंडिया में इतने कस्टम्स, इतने मिथ्स हैं कि इट इज़ नॉट लाइक यूके यूएस। छोटा सा यूके है, मैं यूके की बात इसलिए करती हूँ कि मैं वहाँ पर रह चुकी हूँ, 4 साल काम कर चुकी हूँ। वो छोटा सा है, हमारी एक शायद उत्तर प्रदेश जितना होगा, बट हमारे यहाँ तो इंडिया इतना बड़ा है और हर स्टेट के इंटीरियर्स में अगर आप जाएंगे तो हर कस्बे में, हर गांव में एक अलग ही कस्टम चलता है। मैंने कितनी बार पेशेंट्स को बोला एपिड्यूरल ले लो, पेनलेस डिलीवरी हो जाएगी, आप सिजेरियन से भी बच जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरसेप्स डिलीवरी हो जाएगी, बट देन यूल हैव अ नॉर्मल रूट ऑफ डिलीवरी और आपको नाइटमेयर भी नहीं लगेगा कि दर्द सहन करना पड़ रहा है। तो बड़ी बूढ़ी क्या बोलती है, बिना दर्द के कौन सा बच्चा होता है, हमने तो कभी नहीं सुना, कोई नहीं दर्द खाने दो, नहीं होगा तो नॉर्मल आप सिजेरियन कर देना, हमें बिना दर्द वाला बच्चा नहीं चाहिए। मतलब ये मिथ्स हैं। तो इन मिथ्स को काउंटरैक्ट करने के लिए, कवर अप करने के लिए या उनसे लड़ने के लिए हमको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी हमारे एजुकेशन लेवल बहुत कम है, हम अभी भी उसी दुनिया में हैं। अगर आप कुछ सीरियल्स देखते हैं जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह टीवी में आता है, उसमें दिखाते हैं कि लोग अपनी उसी ज़िंदगी में, उसी मिथ्स में जी रहे हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते। तो बेसिकली अगर डॉक्टर इतना पढ़ लिख गया है और आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो भी आई वुड से ओनली 30% ऑफ द पॉपुलेशन वो समझती है कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, साइन करते हैं, समझते हैं कॉम्प्लिकेशन रेट, बाकी लोग समझते नहीं हैं, आंखें बंद रहती हैं। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों का एक्सपीरियंस हो सकता है ख़राब रहा हो, किसी 1-2 का, किसी का नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस ख़राब है, किसी का सिजेरियन का ख़राब है, बट कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे स्पेशली नहीं देनी चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास जानकारी नहीं है। अगर आज मैं यूट्यूब पे बैठ के बॉलीवुड के बारे में कुछ बोलना शुरू करूँ जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, हाँ बस ठीक है थोड़ा बहुत किसी से सुन लिया या कुछ एक आध कोई फिल्म कर ली, जैसे मेरी एक छोटी सी फिल्म आई है, तो उसके बारे में मैं फिर बोलना शुरू कर दूँ, सो दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज मुझे कुछ भी पता नहीं उनके बारे में। इसी तरह से मेडिकल साइंस को लेके डिफॉर्मेशन करना थोड़ा सा गलत है। इसी वजह से मैंने ये वीडियो अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे बनाया है, और मैंने भी, क्योंकि वो वीडियो सुना मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कोई ना कोई जवाब तो इसका देना चाहिए। सो प्लीज़ गाइज, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो इनबॉक्स करिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड सिजेरियन इज़ नॉट अ मेजर ऑपरेशन, सिर्फ आधे घंटे की छोटी सी सर्जरी है। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, इसको शेयर करिए जिससे मैक्सिमम लोग इसको देख पाएँ और उनके मिथ्स जो थे, जो उनका डर था, वो निकल जाए। और बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियो लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वुमनिया नाम का एक ऐप आया है, अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है, हिंदी में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पर बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो कि अच्छे सोर्सेज से ली गई है, उसमें कुछ गलत नहीं है, एकदम ऑथेंटिक सोर्सेज से ली गई है। प्लस अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवा देंगे कि मैं 14 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ या 25 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ, तो आपके पास वीकली अपडेट्स आते रहेंगे आपके ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग, 14 वीक्स पे, 15 वीक्स पे, दे विल फॉलो यू दैट वे। एंड लास्ट थिंग, वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, जिनसे अगर आप कोई क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो 10 मिनट के अंदर आप उनका जवाब भी आ जाता है, क्योंकि हर चीज़ आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आती रहती है, आपको पता नहीं चलता किससे पूछें। सो इट इज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन, अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर लें एंड यू रियली लाइक इट। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय। बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियो लेकर हाजिर होंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।